गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और हम लोग शॉर्ट नोट्स के रूप में कुछ चीज़ें देख रहे थे जो हमें एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले देखे जानी और एक दो क्वेश्चन टॉपिक से सही करना है। तो इसी कड़ी में आज हम लोनजाइन्स का उदात्त सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, तो लोनजाइन्स का उदात्त सिद्धांत 3री सदी ईस्वी का है। कब का है पूछ ले आपसे, 3री सदी ईस्वी का लोनजाइन्स का उदात्त सिद्धांत। ये आपको अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, फिर क्या ध्यान में रखना है आपको कि लोनजाइन्स का उदात्त सिद्धांत मतलब जो लोनजाइन्स थे ना, एक यूनानी भाषा शास्त्री थे। कैसे थे ये यूनानी भाषा शास्त्री थे लोनजाइन्स। और स्कॉट जेम्स एक व्यक्ति था जिन्होंने लोनजाइन्स को पहला स्वच्छंदतावादी कहा था। क्या कहा था? पहला स्वच्छंदतावादी कवि कहा था। ये ध्यान में रखना आपको कि लोनजाइन्स को पहला स्वच्छंदतावादी कवि किसने कहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्कॉट जेम्स। किसने कहा है? स्कॉट जेम्स ने लोनजाइन्स को पहला स्वच्छंदतावादी कवि कहा है। ठीक है, और यूनानी भाषा शास्त्री थे। 3री सदी में ये सिद्धांत आया था। और लोनजाइन्स को इस सिद्धांत की प्रेरणा पूछ ले कहाँ से मिली, तो कैसिलियस के उदात्त निबंध से मिली थी। किसके निबंध से? कैसिलियस का एक निबंध था उदात्त, उससे लोनजाइन्स को इसकी प्रेरणा मिली। और उदात्त का अर्थ पूछ ले क्या है, कि संपूर्ण रूप से ऊपर उठना ही उदात्त का अर्थ है। उदात्त का अर्थ क्या है? संपूर्ण रूप से ऊपर उठना। और यह सिद्धांत वक्रोक्ति सिद्धांत के सर्वाधिक निकट है और शांत रस से सिद्धांत की समानता साबित होती है। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो वापस, लोनजाइन्स का सिद्धांत कौन सा? उदात्त। उदात्त सिद्धांत किसका है? लोनजाइन्स का। कब आया? 3री सदी में। लोनजाइन्स कौन थे? यूनानी भाषा शास्त्री। स्कॉट जेम्स ने इन्हें पहला स्वच्छंदतावादी कहा। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रेरणा मिली थी कैसिलियस उदात्त निबंध से। और उदात्त का अर्थ होता है संपूर्ण रूप से ऊपर उठना। ठीक है, और ये वक्रोक्ति सिद्धांत के निकट है और शांत रस से इस सिद्धांत की समानता है। ठीक है साथियों, फिर इनका ग्रंथ है पेरी इप्सुस। क्या है? पेरी इप्सुस। पेरी पोइथिकेस किसका है? आपको कमेंट करना है। पेरी इप्सुस तो किसका है? लोनजाइन्स का, जिसका अंग्रेजी नाम है ऑन द सबलाइम। ये अंग्रेजी नाम है ऑन द सबलाइम। और हिंदी का नाम क्या है? उदात्त। हिंदी में नाम इसका उदात्त है। ठीक है साथियों, फिर इस ग्रंथ के बारे में आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि पेरी इप्सुस जो ग्रंथ है ना, ये भाषा शास्त्र का ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है ये? भाषा शास्त्र का ग्रंथ है। 1554 ईस्वी में रोवर तोलो ने इस मतलब ग्रंथ को प्रकाश में लेके आने वाले कौन थे? रोवर तोलो। इसमें 44 अध्याय 44। और इस ग्रंथ की शैली कैसी है? पत्र शैली। वापस देखना, पेरी इप्सुस ऑन द सबलाइम। अंग्रेजी नाम क्या है? ऑन द सबलाइम। ठीक है, पेरी इप्सुस और अंग्रेजी नाम क्या है? ऑन द सबलाइम। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भाषा शास्त्र का ग्रंथ है। ठीक है, और क्या ध्यान में रखना है आपको इसके बारे में कि 1554 में रोवर तोलो ने इस ग्रंथ को प्रकाशित किया या प्रकाश में लाने वाले थे। इस ग्रंथ में अध्याय पूछ ले तो 44 है। इस ग्रंथ की शैली पूछ ले तो ये पत्र शैली में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, फिर उदात्त के पक्ष पूछें कि उदात्त के पक्ष कितने हैं, तो उदात्त के पक्ष तो 3 है, लेकिन सोर्स कितने हैं? सोर्स 5 है। पक्ष कितने हैं? 3 है। अंतरंग पक्ष, बहिरंग पक्ष और विरोधी पक्ष। अंतरंग पक्ष का संबंध कवि से संबंधित है, यानी कवि के लिए अंतरंग पक्ष। और बहिर् पक्ष कला पक्ष से संबंधित है। ठीक है, और विरोधी जो जिनका काव्य में निषेध है वो विरोधी तत्व माने जाते हैं। ठीक है साथियों, उदात्त के पक्ष पूछ रहे कितने हैं? 3 है। पेरी इप्सुस किसकी है? लोनजाइन्स की। पेरी पोइथिकेस किसकी है? अरस्तु की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था। ऑन द सबलाइम लोनजाइन्स की। ठीक है, उदात्त लोनजाइन्स की। भाषा शास्त्र का ग्रंथ है ये। 1554 में लिखा गया। 44 अध्याय, शैली पत्र। ठीक है साथियों, आगे देखो, फिर इसके पक्ष कितने हैं? 3 है। अंतरंग, बहिरंग और विरोधी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके सोर्स पूछ लेंगे। अब इसके सोर्स कितने हैं या प्रकार कितने हैं, तो 5 हैं। सोर्स कितने हैं? 5। प्रथम 2 प्रकार तो कैसे हैं इनके? आंतरिक है। और अंतिम 3 प्रकार कैसे हैं? बाह्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन आता है कि लोनजाइन्स ये नाम दे देंगे कि उदात्त विचार आंतरिक पक्ष माने जाते हैं, जन्मजात माना जाता है। कैसा भी क्वेश्चन घुमा के आ जाए, शुरू के 2 है ना, ये शुरू के 2 आ जाए तो ये क्या है? ये तो आंतरिक है। शुरू के 2 क्या है? आंतरिक है। ये आपको अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, और बाद के 3 है ना, वो क्या है? शुरू के 3 तो आंतरिक है और बाद के 3 क्या है? बाह्य है। क्या है? बाह्य है। जो आंतरिक है उनका संबंध किससे है? कला पक्ष से है। जो आंतरिक है ना, उसका संबंध किससे पूछ ले, तो उनका संबंध है कला पक्ष से। किससे? कला पक्ष से। ठीक है साथियों, फिर देखो 5 सोर्स इन्होंने बताए कौन कौन से हैं। पहला है उदात्त विचार, फिर दूसरा उदात्त भाव, तीसरा है सहज अलंकार योजना। उदात्त विचार, उदात्त भाव। ठीक है, उदात्त विचार तो आपको पता ही होगा। उदात्त विचार क्या होता है? मतलब महान विचारों से रहित साहित्यकार कभी भी उदात्त सर्जना नहीं कर सकता। मतलब विचार अच्छे होने चाहिए, यानी महान विचार ही नहीं है तो साहित्यकार कभी भी उदात्त यानी श्रेष्ठ रचना नहीं कर सकता, क्योंकि उदात्ती महान आत्मा की सच्ची प्रतिध्वनि है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान में नहीं रखना है, खाली उदात्त विचार ध्यान में रखोगे कि अच्छे विचार होंगे तो अच्छी रचना होगी। ठीक है, फिर उदात्त भाव, भाव भी उदात्त होना चाहिए। ठीक है,
फिर तीसरा सहज अलंकार योजना या समुचित अलंकार योजना भी आ जाए, और इसमें अलंकारों को साधन माना है, साध्य नहीं माना है। अलंकारों को क्या माना है? साधन माना है। तो साध्य क्या है? तो उदात्त साध्य है। उदात्त खुद साध्य है, अलंकार क्या है? साधन है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यानी मतलब यही है कि अलंकारों का प्रयोग वही होना चाहिए जहाँ उचित और आवश्यक हो। भाई जहाँ जरूरी हो अलंकार, वही अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए काव्य में। ऐसा किसका मानना है? लोंजाइन्स का। फिर चौथा तत्व है भाषा की उत्कृष्टता। चौथा क्या है प्रकार? भाषा की उत्कृष्टता, यानी सुंदर शब्द ही सुंदर विचार को अभिव्यक्ति दे पाते हैं। अगर आपके सुंदर शब्द हैं तभी सुंदर विचार को आप अभिव्यक्ति दे सकते हो, ऐसा लोंजाइन्स का मानना है। फिर गरिमा में रचना विधान। जो पांचवा क्या है? गरिमा में रचना विधान, यानी उदात्त के सभी तत्व इसमें आ गए। किसमें? गरिमा में, रचना विधान में। यानी सामंजस्य को रचना विधान का प्राण तत्व उदात्त के लिए अनिवार्य माना है। मतलब उदात्त के सभी तत्व इसमें आ गए, और जो इनका क्या बोलते हैं, सामंजस्य को रचना विधान का प्राण तत्व और उदात्त के लिए अनिवार्य भी यही है, क्या? गरिमा में रचना विधान। ठीक है साथियों, तो हमने उदात्त के बारे में बात करी, एक बार वापस कर लेते हैं। उदात्त के पक्ष तो तीन है: अंतरंग, बहिरंग और विरोधी। अंतरंग कवि के लिए, बहिरंग कला पक्ष के लिए, विरोधी जिनका काव्य में निषेध है। और स्रोत पूछ ले, सोर्स पूछ ले तो 5 है, 2 तो आंतरिक है, ये 2 आंतरिक है। ठीक है ना, ये जन्मजात है, आंतरिक है। और अंतिम 3 है ना, ये कलाजन्य है। कैसे? कलाजन्य इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आंतरिक कौन से है, बाह्य कौन से, जन्मजात कौन से, कलाजन्य कौन से। ठीक है साथियों, और एक अन्य तत्व माना जाता है, सोर्स माना जाता है, बिंब विदायनी कल्पना। ये प्रकार में नहीं गिना जाता, प्रकार पूछे तो 5 ही। प्रकार पूछे तो कितने? 5 है। वक्रोक्ति के कितने हैं? 6 है। ध्यान रखना, यहाँ कन्फ्यूजन होती है इसमें और इसमें, तो भी आपको ध्यान में रखना है। फिर उदात्त के बाधक तत्व पूछ ले, तो बाधक तत्व है भाषा का अव्यवस्थित प्रवाह। बाधक तत्व पहला क्या है? भाषा का अव्यवस्थित प्रवाह। दूसरा है उक्ति की संक्षिप्तता। तीसरा है वाग विस्तार। चौथा है अभिव्यक्ति की शुद्धता। ये उदात्त के बाधक तत्व है 4: भाषा का अव्यवस्थित प्रवाह, उक्ति की संक्षिप्तता, वाग विस्तार और अभिव्यक्ति की शुद्धता। और विरोधी तत्व पूछ रहे उदात्त के, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, भले आप स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है साथियों, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। विरोधी तत्व बाल्यता यानी बचकानापन। फिर दूसरा विरोधी तत्व शब्दाडंबर या वागाडंबर। तीसरा भावाडंबर। वागाडंबर और भावाडंबर, ये क्या है? उदात्त के विरोधी तत्व। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया है, और 1-2 बार यहाँ से भी आया है। ठीक है साथियों, फिर आगे देखो उदात्त असल में है क्या। शॉर्ट में आप देख लो, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप इनको विस्तृत पढ़ो। क्वेश्चन आपका यहीं से हो जाना, मैं बार बार दावा करता हूँ। ठीक है ना, कोई कोचिंग वाला पता नहीं कितना पढ़ा रहा होगा, मुझे नहीं पता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे होंगे, उदात्त में 4 दिन ले रहे होंगे, लेकिन मैं 10 मिनट के वीडियो में इतना आपको कह सकता हूँ कि 99% यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। अगर इससे नहीं आया ना, तो आपके बड़े बड़े कंटेंट से मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कोशिश यही रहती है पेपर सेटर की कि जो पुराने पेपर आ रहे हैं उसके इर्द गिर्द के नए क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि स्टैंडर्ड होता है हर एग्जाम का। आप तैयारी फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, कंटेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का पढ़ रहे हो, तो किस काम का? मतलब जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो हमेशा कंटेंट भी उसी एग्ज़ाम के हिसाब से, यानी उसी लेवल का पढ़ना होता है। ठीक है साथियों, तो उदात्त का मतलब क्या है? अभिव्यक्ति का संपूर्ण गुण। अभिव्यक्ति का संपूर्ण गुण ही उदात्तता है। ठीक है, उदात्तता साहित्य के सब गुणों में मान है। उदात्तता क्या है? साहित्य के सब गुणों में मान है, जो अन्य शुद्ध त्रुटियों के बावजूद साहित्य को सच्चे अर्थों में प्रभावपूर्ण बना देता है। मतलब थोड़ी छोटी बड़ी गलतियाँ भी होती हैं ना, मतलब शुद्ध त्रुटियाँ होती है छोटी मोटी, तो भी साहित्य को क्या बना देता है? प्रभार गुणता। कौन? उदात्तता। उदात्तता यानी श्रेष्ठता, उच्चता। ठीक है, उदात्त का अर्थ ये श्रेष्ठता हो गया, उच्चता हो गया, ऊपर उठाना हो गया। ठीक है, फिर क्या? उदात्तता आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। उदात्तता क्या है? आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। ठीक है ना, दोषपूर्ण महान कृति को निर्दोष साधारण कृति से ऊंचा माना। मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी दोषपूर्ण जो महान कृति हो ना, अगर उसमें थोड़ा बहुत दोष भी है, फिर भी वो निर्दोष जो साधारण कृति होती है ना, साधारण रचना, उससे महत्वपूर्ण कौन सी है? ये महान कृति, क्योंकि दोषों की संभावना महान कृति में रहती है। भाई आप कुछ भी लिखो, कितना बड़ा ग्रंथ लिख दोगे, थोड़े बहुत दोष मिल जाएंगे। यानी दोषपूर्ण महान कृति को निर्दोष साधारण कृति से ऊंचा माना गया है इस सिद्धांत में। ठीक है, फिर अगला है उदात्त का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का नैतिक उन्नयन। लक्ष्य क्या है? मनुष्य का नैतिक उन्नयन। ठीक है साथियों, हमने उदात्त सिद्धांत के बारे में पढ़ा। एक बार उदात्त वाला ये लाइन और देख लेते हैं कि अभिव्यक्ति का संपूर्ण गुण ही उदात्तता है। उदात्तता साहित्य के सब गुणों में मान है, जो अन्य शुद्र यानी छोटी त्रुटियों के बावजूद साहित्य को सच्चे अर्थों में प्रभावपूर्ण बना देता है। कौन? उदात्तता। ठीक है, उदात्तता आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। और क्या है? दोषपूर्ण महान कृति को निर्दोष साधारण कृति से ऊंचा माना जाता है, क्योंकि महान कृति में दोषों की संभावना रहती है। फिर उदात्त का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का नैतिक उन्नयन ही उदात्त का लक्ष्य है।
विरोधी तत्व आपको ध्यान में रखना, भालेयता, शब्दाडंबर, भावाडंबर। बाधक तत्व भाषा का अव्यवस्थित प्रवाह, उक्ति की संक्षिप्तता, वाग विस्तार, अभिव्यक्ति की शुद्धता। फिर इसके सोर्स से 5, 2 तो आंतरिक यानी जन्मजात है, अंतिम 3 बाह्य यानी कलाजनीय। उदात्त विचार, उदात्त भाव, सेज अलंकार योजना, अलंकार साधन है, उदात्त साध्य है, भाषा की उत्कृष्टता, गरिमा में रचना विधान, अन्य तत्व पूछ ले, बिंब विदायनी कल्पना। ठीक है साथियों, फिर देखो इनका एक ग्रंथ था पेरी इप्सुस, जिसका अंग्रेजी नाम ऑन द सबलाइम, हिंदी नाम उदात्त। ये भाषा शास्त्र का ग्रंथ है। 1554 में रोवर तोलो ने प्रकाशित करवाया। 44 अध्याय, शैली है पत्र शैली में लिखा गया। ठीक है, उदात्त के पक्ष पूछ ले 3, अंतरंग पक्ष कवि के लिए, बहिरंग पक्ष कला पक्ष से संबंधित, विरोधी जिनका काव्य में निषेध है, और ये सिद्धांत वक्रोक्ति सिद्धांत के निकट है, शांत रस से समानता है सिद्धांत की। ठीक है, और उदात्त करते संपूर्ण रूप से ऊपर उठाना, श्रेष्ठता, ऊंचा। ठीक है, ये है। और लोनजाइन्स का उदात्त सिद्धांत 3वीं सदी का है, और यूनानी भाषा शास्त्री थे लोनजाइन्स, और स्कॉट जेम्स ने इन्हें पहला स्वक्षमतावादी कहा था। ठीक है साथियों, मैं दावा करता हूँ यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। इसे बार बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार जितना हो सके, और कम से कम एग्जाम से पहले इसको जरूर देखे जाएं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।